हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, यह जो है अभी हम लोग करंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं। एडुटेरिया के द्वारा क्या है ना कि वीकली करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम में कितना रोल रहता है, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो या बिहार SSC एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का रोल तो आपको पता ही है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है एक इसका अलग ही पार्ट है। और ये जो है, अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक आपका एक कह सकते हैं कि की पॉइंट है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स एडुटेरिया का चलाया जाएगा। 11 से 17 मार्च का ये करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर्स पे आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे कि आपको पता है कि एडुटेरिया जो है टॉपिक वाइज करता है। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम कराता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, विविध समसामयिक है, मुख्य परीक्षा का शॉर्ट्स है, संपादकीय विशेष है। यानी छोटा छोटा करके आपको 1-2 पेज का, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया वो 1 से 2 पेज का होगा। मतलब आपको 11 से लेकर के कितना 17 मार्च तक का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम है और इसका देखिए स्रोत भी दे दिया गया है। PIB है। PIB में आपको सरकार का जो भी योजना आता है या कुछ भी आता है PIB में आपको मिलता है। तो PIB से लिया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आप जानते ही हैं। दैनिक जागरण जो हिंदी में फेमस है। द हिंदू इंग्लिश वाला सबसे मेन है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, उसके बाद जनसत्ता है और भी बहुत सारे स्रोत को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, घटनाक्रम में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं, आपको वन लाइनर दिया गया है कि हाल ही में मवेशी तस्करों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए लॉन्च किया गया, तो मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम ICJ कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड यानी USCG के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024, जो कि 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको पता चलता है इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये तो पूछेगा कि एक भारतीय तटरक्षक बल और इंडियन स्टेट कोस्ट गार्ड का के मध्य जो 4 दिवसीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। उस अभ्यास का नाम क्या है, तो सी डिफेंडर्स 2024 है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो मतलब अभ्यास कराया गया पोर्ट ब्लेयर में वो किनके मध्य में जारी किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल जिसे ICJ और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड USCG के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स एक टॉपिक से ना, जैसे यहाँ पे एक आपको टॉपिक दिख गया, टॉपिक नहीं मतलब एक आपको मतलब एक ऑनलाइन क्वेश्चन दिख गया। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इस टॉपिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं और एग्जामिनर भी वैसे ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ दे रहा है कि DRDO के द्वारा भारत के कौन सा मिशन है, दिव्यास्त्र। इस दिव्यास्त्र के तहत किया गया है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके अंतर आपको स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया अग्नि 5 मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया है। तो पूछ सकता है कि स्वदेशी रूप से विकसित कौन से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो मिशन दिव्यास्त्र के द्वारा किया गया है। और किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया गया है, तो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के द्वारा किया गया है। तो इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने से ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, खुद से भी पढ़ेंगे तो। इसी में दिया गया है कि इसकी रेंज वगैरह के बारे में बताएगा अग्नि 5 का रेंज क्या है, तो यह 5000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ ही अन्य हथियार भी ले जाने में सक्षम है। परमाणु हथियार तो ले भी जाएगा और भी एक्स्ट्रा जो हथियार इसको ले जाना होगा उसे भी ले जाएगा। इसकी रेंज कितनी है, अक्सर पूछ लिया जाता है रेंज मिसाइल वगैरह का, तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज जो है 5000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रफ्तार जो है 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में 29,401 किलोमीटर जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट है कि अग्नि 5 नामक ये मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोग्राम तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। तो कितना तक ले जा सकता है? 1500 किलो तक का ले जा सकता है। अगला टॉपिक है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी बने हैं। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। तो किनके जगह पे इनका पूछ सकता है कि किसके जगह पे इनका नियुक्ति की गई है नायब सिंह सैनी का? तो मनोहर लाल खट्टर के स्थान पे इनका नियुक्ति किया गया है नायब सिंह सैनी का। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। अभी हाल फिलहाल में जिनका भी एग्जाम होने वाला होगा उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्शन वगैरह भी होने वाला है तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन, तो कुछ इससे भी मैटर करता है और करंट से भी है। और आपको सीएम और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा कर दिया गया? तो केंद्र सरकार ने इसे कर दिया गया है। कब किया है? देखिए आजकल क्या होना है कि एग्ज़ाम में किस दिन कौन सी मुक्ति दिवस या कौन सा दिवस लागू हुआ है और किस दिन लागू किया गया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। या कोई अच्छा इंपॉर्टेंट उस दिन मिशन लॉन्च हो रहा है या अंतरिक्ष एजेंसी में कुछ हो रहा है तो उनसे संबंधित डेट भी पूछ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस दिन किया गया। तो 12 मार्च 2024 को किया गया, लेकिन किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को हम हर साल क्या मनाएंगे? हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आपको 17 सितंबर ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डेट बाई चांस कभी पूछ भी सकता है, लेकिन आपको 17 सितंबर आपको याद रखना होगा कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाएगा। वो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, न कि हैदराबाद का है तो यहाँ का वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, नहीं, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि हैदराबाद, देखिए उसी के बारे में बताया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त किया गया था। हाँ, देखिए क्या हुआ था, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिलाया गया था, मतलब हमारे भारत में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि उसी दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं 17 सितंबर को ही, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को एक राजा के शासन से मुक्त करके उसको भारत देश में शामिल किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपा गया है। देखिए बहुत दिनों से विवाद चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, क्योंकि राज्य का और सेंट्रल का दोनों का एक साथ इलेक्शन कराने के बारे में चल रहा है। इससे संबंधित क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बने, तो पूछ दे रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इससे संबंधित अभी एक रिपोर्ट सौंपा गया द्रौपदी मुर्मू को। देखिए इसके बारे में दिया गया कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया है। तो कितना समर्थन कर दिया है? 47 राजनीतिक दल है जिसमें से 32 ने समर्थन किया है और 15 जो है इसका विरोध किया है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा ही है कि 32 लोगों ने समर्थन किया है, तो एक इसका अच्छा परिणाम आना चाहिए। तो वही कह रहा है किसकी अध्यक्षता में, पूछ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में है और कितने लोगों ने समर्थन किया? तो 32 लोगों ने समर्थन किया है, 5 जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध तो हर जगह होता ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 32 लोगों ने इसका सही समर्थन किया है। और एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो इससे सभी लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा, खास करके हम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि चुनाव मुद्दा में हमेशा कुछ ना कुछ फंसते रहता है। और इससे घाटा हम लोग के लिए होता है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम लेट से होता है, हमारा रिजल्ट लेट से दिया जाता है, कभी कुछ बहाना बनाया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, तो हमारे लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट
एक मिनट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट यानी JKNF पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाव को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों को सहायता करने का आरोप शामिल है। हाँ ठीक है, अभी केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर एक फ्रंट था, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, उस पर क्या है कि इस पर रोक लगा दिया गया, 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, जिसके कारण आतंकवादी को सहायता मिल रहा था। इसलिए जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को लागू करके इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया गया है। देखिए क्या होता है ना कि हमेशा नाम चेंज होते रहता है और नाम चेंज से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा किया गया है, क्योंकि अब अहमदनगर महाराष्ट्र में ही है, तो इसका नाम बदल करके अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह, एक मिनट, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए पूछ देगा किसके नेतृत्व में हुआ है, तो PM मोदी के नेतृत्व में 3 सदस्य का चयन किया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के PM मोदी है, उनके नेतृत्व में किया गया है। और इस समिति में किसको किसको भारतीय चुनाव आयोग के नए आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभी आपको इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अभी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त बने हैं, और किसके नेतृत्व में, तो PM मोदी के नेतृत्व में। इसके बारे में दिया गया है, कुछ हिंट दे दिया गया है, मतलब चुनाव आयोग इस सब के बारे में, कि भारतीय चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। तो आपसे ये भी पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुनाव आयोग कौन सी मतलब निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय है। इसका हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और इसको लागू कब किया गया था, चुनाव आयोग को मतलब कब लाया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ से भी आपको पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम है 2023, उसके तहत चयन समिति की सिफारिश पर, जो भी चयन समिति होते हैं उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि है, ये मतलब उस समय का जो अधिनियम है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए उसी के बारे में दिया गया है कि चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। तो चयन समिति भी दिया था ना, चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए चयन समिति में सदस्य कौन कौन है, तो PM है, हमारे PM अध्यक्ष होते हैं, और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री लोग होते हैं, फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। देखिए यहाँ पे विपक्ष के नेता को शामिल करके एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है, क्योंकि जो भी सत्ताधारी होते हैं वो लोग तो इसमें शामिल है। अगर विपक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, हमारे लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं सरकार के मतलब सरकार के पक्ष में ही चुनाव आयोग कुछ काम करे। तो जिससे भी नियुक्ति किया गया है विपक्ष को इसमें शामिल करके एक बहुत ही अच्छा काम किया गया और 2023 में इस नियम को लाया गया है। ठीक है, तो चयन समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, PM होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा की गई, जिसके अनुरूप 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के दौरान 7 चरणों में आयोजित होगा, जबकि मतगणना 4 जून 2024 को होगी। ठीक है, अभी हमारा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया, लोकसभा चुनाव 2024 के तारीख की घोषणा की गई है। तो आपसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लोकसभा चुनाव होता है
उसके तारीख की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये सारा काम चुनाव आयोग के ऊपर जाता है। उसने तारीख घोषणा की है अभी जो, और यहाँ पे देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव कह रहा है ना, 18वीं। इसके पहले 17वीं लोकसभा चुनाव था। तब से ये भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ है कितने नंबर का था? 18वीं लोकसभा चुनाव है। और इसकी घोषणा जो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, इस डेट को भी पूछा जा सकता है। तो यह होगा आपको 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक होगा। अभी आने वाला अप्रैल है, उसमें 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा एग्जाम, सॉरी बार बार एग्जाम आ रहा है, इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 1 जून तक चलेगा, ठीक है। और यह जो होगा आपको 7 चरण में होगा। चरण में पूछ देता है कि कितने चरण में होगा, तो ठीक है 7 चरण में होगा। 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक होगा। और इसकी मतगणना कब होगी? तो 4 जून 2024 को होगी, ठीक है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, उसके बारे में भी दिया कि निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में कुल 96.8 करोड़ मतदाता है। अभी निर्वाचन आयोग ने एक डाटा जारी किया गया है उसके द्वारा, उसमें बताया कि देश भर में जो वोटर है ना, उसमें 96.8 करोड़ वोटर है अभी वर्तमान में, जिसमें से 49.7 करोड़ तो आपको पुरुष ही मिलेंगे और 47.1 करोड़ महिला मतदाता है। थोड़ा सा ही अंतराल है, कुछ ज़्यादा अंतराल नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो चुका है हमारे संविधान के द्वारा। तो दोनों की भागीदारी लगभग में बराबर है, आपको दिख रही है। तो 49.7 करोड़ आपको पुरुष मिलेंगे और 47.1 करोड़ क्या है? महिला मतदाता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव में लड़ेंगी, ठीक है। तो पूछ देगा कि किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अभी त्यागपत्र दिया गया है, तो तेलंगाना की राज्यपाल है कौन? तमिलसाई सुंदरराजन, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब वो तमिलनाडु से लोकसभा के चुनाव लड़ेगी, इसलिए क्या किए, यहाँ से राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया है। अक्सर क्या होता है कि जिस राज्य के मतलब जो होते हैं राज्यपाल, जिस राज्य में वो राज्यपाल होते हैं, उन्हें वो उस राज्य के निवासी नहीं होते, सॉरी ये बोल रही हूँ, उस राज्य के वो निवासी नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु के निवासी होंगे, इसलिए लोकसभा का चुनाव वहीं से लड़ेंगे। और तेलंगाना में उनको राज्यपाल बनाया गया था, तो यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है कि भारत की मशहूर पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया। इनका संबंध भारत के जम्मू कश्मीर से है। तो भारत की कौन है? पैरा तीरंदाज है शीतल देवी, उनको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको जो आइकन बनाया जाता है या ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी चुनाव आयोग ने इनको आइकन राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया है, क्योंकि विकलांग लोग भी होंगे जो वोट देने जाएंगे। तो एक मोटिवेशन के टाइप पे इनको इसका आइकन नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में, ठीक है। और ये जो है शीतल देवी कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। अब पैरा तीरंदाज है, इनका किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि शीतल देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये पैरा तीरंदाज है और इनको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? झारखंड के खरसावां जिला के पदमपुर में किया गया है। क्या किया गया है? जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आपको पता है जनजातीय संस्कृति के बारे में दे रहे थे, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो जगह याद कर लेंगे, ये जो छोटा छोटा है ना, जिला के कौन से गांव में, तो इस गांव को याद कर लेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन घुमाया जाता है ना छोटे छोटे गांव को या जगह के नाम को उसमें डाल दीजिए जिसमें आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो वहीं कह रहा है कि झारखंड के खरसावां जिला है, वहाँ पे एक जगह है पदमपुर, वहाँ पे जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहला इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए क्या किया गया है? कलिंगा स्टेडियम, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनके द्वारा कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में किया गया है, और यह भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र होगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया कलिंगा स्टेडियम का उद्घाटन, और यह भुवनेश्वर में हुआ है, और यह भारत का पहला इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र होगा, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली
ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस मिशन के तहत किया गया? तो मिशन पाम ऑयल के तहत किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया है। तो भारत का पहला है, तो इसलिए इसे भी याद करेंगे। ऑयल प्रोसेसिंग मिल अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसके बारे में दिया गया कि वर्ष 2021 में पाम ऑयल की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम को लॉन्च किया गया था। हाँ, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। उस समय बहुत ये जो था चर्चा में था, इस टॉपिक को बहुत चर्चा किया जा रहा था, क्योंकि पाम ऑयल बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए, सेहत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक कानून आया था कि पर्यटन के लिए कोई भी जम्मू कश्मीर में अपना ज़मीन खरीद सकता है। जब से 370 हटा है तब से ये सब कानून लागू होने लगा है। ठीक है, तो अभी आया है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो पर्यटन के लिए अपना ज़मीन खरीदने वाला राज्य है तो महाराष्ट्र बन गया है। ये बहुत भी आई है, आप इसे याद करेंगे। क्या मैसेज आते रहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12-13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। देखिए कहाँ हुआ है? भारत इटली सैन्य सहयोग समूह का बैठक हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है। कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 12-13 मार्च 2024 को हुआ था। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा सामाजिक न्याय और तथा अधिकारिता मंत्रालय, पीएम मोदी के द्वारा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पीएम सूरज पोर्टल। देखिए पीएम सूरज पोर्टल क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। इसका फुल फॉर्म यही है। आपसे ये पूछ सकता है कि पीएम सूरज पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। और यह जो पोर्टल है ये देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को ऋण की सहायता करता है। तो पीएम सूरज पोर्टल का क्या काम है? देश भर में जितने भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है या स्वच्छता कार्यकर्ता है, यानी देश भर में जितने भी स्वच्छता सफाई वगैरह का काम होता है, उनसे संबंधित जो भी लोग हैं जिनको बहुत नीच नज़र से देखा जाता है या उन लोग बहुत ही दबे हुए हैं, उन वर्ग को क्या किया जाएगा? अपने रोजगार को खुद का रोजगार करने के लिए या कुछ ऐसे उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, तो उस वर्ग को ऋण दिया जाएगा। ठीक है, पीएम सूरज पोर्टल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई है। देखिए अभी क्या हुआ है, भारत के 4 राज्य में सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए क्या हो रहा है? अभी सोना की तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए आपको राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ऑपरेशन राइजिंग सन है वो किस लिए संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये सोने की तस्करी से संबंधित है। और किसके द्वारा इसका शुरू किया गया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को, इलेक्ट्रिक वाहन जिसे ईवी कहते हैं, को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। ठीक है, अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि ग्रीन उत्सर्जन में थोड़ा सा कमी आए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, क्योंकि तापमान बहुत हाई हो रहा है और जितने भी पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए क्या किया गया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है EMPS 2024। यह योजना जो है अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी। ये जो डेट है ना, इसको याद कर लीजिएगा। कब से कब तक चलेगा? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम कब से कब तक रहेगा? तो अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय
500 करोड़ रुपये का। व्यय भी याद कर लेंगी और कब से कब तक रहेगा, तो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय युवा और खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन लॉन्च किया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की है। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाएगा कि कहाँ पे कौन लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री है तो ऑफिशियली वहीं लॉन्च करेंगे। ठीक है, यूपी के पीलीभीत जिले में खुरपक्का मुंहपक्का रोग यानी फुट एंड माउथ रोग, देखिए पीलीभीत जिला में, यूपी के पीलीभीत जिला में है। इसका फुट एंड माउथ रोग तो हम लोग सुने थे, लेकिन देखिए इसका जो स्थानीय लैंग्वेज होता है उसका क्या है, इसका नाम है खुरपक्का मुंहपक्का रोग। ठीक है, ने 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी जैसे पशुओं को प्रभावित कर रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले क्या हो रहा था ना कि गाय, भैंस, एकरा जो है जो भी मवेशी हैं उनके बॉडी में, उनके मुंह में, इस मतलब हर जगह पे क्या हो रहा था ना, कुछ दाना दाना टाइप का बहुत बड़ा बड़ा घाव टाइप का निकल रहा था। तो वही शायद है खुरपक्का और मुंहपक्का, मेरे ख्याल से वही कह रहा है। 60% दुधारू मवेशी को प्रभावित किया है और यह जो है एक वायरस है, क्योंकि एक मतलब क्या हो रहा था ना उस टाइम, अभी भी चल रहा है। एक मवेशी है, उनसे जैसे एक गाय है उससे दूसरे गाय हो जा रहा था, ऐसे बहुत मतलब फास्ट में आगे चल रहा था, जैसे कोविड हो रहा था ना उस तरह से। तो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो एक देखिए क्या हुआ ना, अभी ये वीडियो हमारा 26 मिनट का हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, एक वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और क्या है कि हमारे चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जो भी अच्छे मतलब जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, वहाँ पे जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे दृष्टि IAS, प्राम IAS, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं BPSC वगैरह का तैयारी कराते हैं, UPSC की तैयारी कराते हैं, उनका सेट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे चैनल के द्वारा धीरे धीरे वो सारे सेट को कराया जाएगा। जो भी उनके यहाँ मॉक टेस्ट होता है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कराएंगे उसे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास वीडियो आराम से उपलब्ध हो जाए और आप अपने तैयारी को अच्छा रूप दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।